सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 6। तो जैसा कि इसका एक वीडियो पहले ऑलरेडी क्या हुआ है, अपलोड हो चुका है, जहां पर हमने देखा था कि किस तरीके से 14, 15, 16 सेंचुरी में जो है किस तरीके से यूरोप में जो है डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस जो है हो रहे थे। उसी चेंजेस को कंटिन्यू करते हुए आगे जो हमें पढ़ना है वो है सेंट्रलाइज्ड स्टेट्स। अब इसका मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड स्टेट का मतलब जब यूरोप में 14, 15, 16 सेंचुरी में एजुकेशन अलग अलग फील्ड पे डेवलपमेंट हो रहे थे, तो वहीं पर एक और फील्ड में डेवलपमेंट हो रहा था, वो है स्टेट्स बन रहे थे। अब ये स्टेट्स कैसे थे वो देखते हैं ध्यान से। This was the time when many powerful kingdoms were established. For example, in India, we had the Vijayanagara Empire and the Mughal dynasty. ये जो 14-15 सेंचुरी की जो बात हम लोग कर रहे हैं ना, इस सेंचुरी में जो है यूरोप के अलावा इंडिया में भी क्या हुए, बहुत सारे पावरफुल किंगडम्स जो है क्या हुए, यहाँ पर स्टैब्लिश हुए। इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो साउथ इंडिया में जो विजयनगर एम्पायर हुआ, और सेंट्रल इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो मुगल डायनेस्टी जो है बहुत पावरफुल जो है क्या हुई, डायनेस्टी जो है यहाँ पर सेटअप हुई। उसी तरीके से ईरान में जो है सुफीद एम्पायर और टर्की में जो है ऑटोमन एम्पायर। ये इंडिया की बात कर रहे थे तो विजयनगर एम्पायर की बात की हम लोग और मुगल डायनेस्टी की बात की। जबकि इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात करें तो जो ईरान था, ईरान में जो है सुफीद एम्पायर था, और टर्की में कौन सा था? टर्की में जो है ऑटोमन एम्पायर था। Many strong kingdoms were established in France, Spain, England, as well as apart from several smaller kingdoms in Italy. ये तो इंडिया और ईरान की बात हुई। इसके अलावा बहुत सारे और भी जो किंगडम्स थे वो कहाँ कहाँ स्टैब्लिश हुए? फ्रांस में हुए, स्पेन में हुए, इंग्लैंड में हुए, इटली में हुए। अब इन इन ये जो नए नए जो किंगडम जो सेटअप हुए, ये जो है सेंट्रलाइज्ड स्टेट क्यों कहलाए? क्योंकि इसका रीजन था, these kings were all very ambitious to they kept a tight control on their power over the kingdoms. इनको सेंट्रलाइज्ड स्टेट बोलने का रीजन ये था कि इसके जो भी हेड थे, मतलब जो भी इस किंगडम के जो हेड होते थे, वो हेड क्या चाहते थे कि पूरा का पूरा कंट्रोल जो हो अब वो किसके अंडर में हो? उसी एक पर्सन के अंडर में हो। मतलब जितने एरिया पर जो है राजा है, जितने एरिया पर जो है वो किंगडम जो है सेटअप है, उस पूरे एरिया पर कंट्रोल सिर्फ जो है किंग का जो है होना चाहिए, ऐसा एम्बिशियस था। इसीलिए इनको क्या बोला जाता था? सेंट्रलाइज्ड स्टेट बोला जाता था। As a result, power, wealth, authority gradually begin to get concentrated in their hands. और इसके अलावा जो पावर था, पैसा था, अथॉरिटी था, सब राजा के हाथों में जो है जाने लगा। अब आप ही सोचो, जैसे आपके घर में सब चीज, चाहे कि कौन सा पानी पिएंगे, कौन सा चावल खाएंगे, कितना खाना खाएंगे, कितना बजे उठेंगे, कितना बजे सोएंगे, कौन क्या काम करेगा, अगर ये एक ही पर्सन डिसाइड करेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? बाकी लोगों की इंपॉर्टेंस कम होगी कि नहीं होगी? उसी तरीके से यहाँ भी था। पावर हो, चाहे पैसा हो, चाहे अथॉरिटी हो, कोई भी चीज हो, ये जो किंगडम्स के जो हेड होते थे वो अपने पास ही रखना चाहते थे। We call this kingdom centralized kingdom because economic and political power was centralized in the king. क्योंकि इकोनॉमिक पावर, पैसे से रिलेटेड वाली प्रॉब्लम, और राजनीतिक वाली प्रॉब्लम कि मतलब किस स्टेट से कितना पैसा लेना है, किस स्टेट या किस किंगडम के साथ जो है हमें अच्छे रिलेशन रखने हैं, किसके साथ हमें अच्छे रिलेशन नहीं रखने हैं, ये सब चीजें जो है अब राजा ही डिसाइड करने लग गया था। इसीलिए इसको क्या बोला जाता था? सेंट्रलाइज्ड स्टेट जो है बोला जाता था। Before this time, Jamidars and the feudal lords used to rule over their land and state and govern their subjects. जब ये पावरफुल किंगडम स्टैब्लिश नहीं हुए थे, उससे पहले जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे और छोटे छोटे लैंडलॉर्ड्स होते थे, वो अपने अपने एरिया में क्या करते थे? रूल करते थे, जिनको जमींदार बोला जाता था। लेकिन जब से ये राजा आए, ये सबका पावर या तो कम हो गया या तो इनको कंप्लीटली क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। ठीक है। तो सेंट्रलाइज्ड स्टेट का मतलब क्या होता है? सारा पावर, सारा पैसा का कंट्रोल जो होना चाहिए वो सिर्फ राजा के हाथों में जो है होना चाहिए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द इमरजेंस ऑफ एन अर्बन मिडिल क्लास। जिस तरीके से सेंट्रलाइज्ड स्टेट ने उस समय जो है एक नया ग्रुप इमर्ज हुआ,
उसी तरीके से एक नया क्लास भी जो है वहां पे इमर्ज हुआ और उस क्लास का नाम क्या है, मिडिल क्लास। अब ये मिडिल क्लास कौन होता था, क्या काम होता था, क्यों डेवलप हुआ, इसको हम लोग देखते हैं। The expansion of trade, growth of cities, and the centralization of authority under the king led to one important change, the emergence of a new middle class in this country. अब जैसे जैसे ये जो किंगडम के हेड थे उनके हाथों में पावर आने लगी, ग्रोथ होने लगा, ट्रेड का एक्सपेंशन होने लगा, तो इन सब के रिजल्टेंट से क्या हुआ, एक नया चेंजेस देखने को मिला। और वो नया चेंजेस क्या है, इमरजेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास, नया मिडिल क्लास का जन्म जो है हुआ। इट कंसिस्टेड ऑफ द मर्चेंट, रिच आर्टिसन, अकाउंटेंट, क्लर्क, लॉयर, प्रोफेशनल आर्टिस्ट, पोएट, राइटर एंड सो ऑन। और इस मिडिल क्लास में कौन कौन आते थे, व्यापारी आते थे, जो बड़े बड़े आर्टिशियंस होते थे वो आते थे, अकाउंटेंट आते थे, क्लर्क आते थे, वहां पे लॉयर आते थे, प्रोफेशनल आर्टिस्ट आते थे, पोएट आते थे, राइटर्स आते थे, ऐसे बहुत सारे छोटे 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 अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है लोग क्या होने लगे, इमर्ज होने लगे। अब जैसे ट्रेड का एक्सपेंशन होगा तो कोई छोटा व्यापारी कहीं से सामान लेकर आएगा, बड़े व्यापारी को बेचेगा, बड़ा व्यापारी फिर मार्केट में लाकर बेचेगा, तो इस तरीके से मर्चेंट का डेवलपमेंट हुआ। अब अगर व्यापार बढ़ रहा है तो पैसा आएगा जाएगा, उसका देख रेख करने के लिए अकाउंटेंट की जरूरत पड़ी, क्लर्क की जरूरत पड़ी हिसाब किताब रखने के लिए, अगर कोई इश्यू हो गया तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक लॉयर जो है सेक्शन जो है क्या हुआ, इमर्ज हुआ। तो इस तरीके से जैसे जैसे प्रॉब्लम होते गया वैसे वैसे उस प्रॉब्लम के सॉल्व के लिए जो है मिडिल क्लास ने जो है इमर्ज करना स्टार्ट किया। Urbanization and the development also saw new kind of job being created. For example, bookkeeping and accountancy, admission, tax collection, judicial and legal work, diplomatic contact between the two kingdoms. अब अर्बनाइजेशन के कारण और डेवलपमेंट के कारण, अर्बनाइजेशन मतलब होता है शहरीकरण, ठीक है, लोग जो है अब शहरों की तरफ ज्यादा जाने लगे क्योंकि वहां पर उनको ज्यादा फैसिलिटीज मिलने लगी, और डेवलपमेंट के कारण और नए नए इमरजेंट जो है स्टार्ट होने लगे, जैसे बुक कीपिंग मतलब हिसाब किताब रखने वाले, एडमिनिस्ट्रेशन छोटे छोटे राजा, टैक्स कलेक्ट करने के लिए लोग होने लगे, जुडिशियल सिस्टम, लीगल सिस्टम, दो कंट्रीज के बीच में बात करने के लिए जो है वहां पर डिप्लोमेटिक, इस तरीके के और नए नए फील्ड जो है वहां पर जो है क्या होने लगे, पैदा होने लगे। The people doing this job become part of the middle class. This class was trying to earn more money and hence prepared to go distance kingdom in the search of a good job. ये जो बीच वाले क्लास के जो लोग होते थे ये हमेशा पैसा कमाने के लिए क्या करते थे, रेडी रहते थे, मतलब ज्यादा से ज्यादा कैसे पैसा मिला इसके बारे में ये ज्यादा सोचते थे। और जहां भी इनको अच्छा पैसा वाला जॉब मिल जाता था, चाहे वो शहर से कितना ही दूर क्यों ना हो, बहुत दूर ही क्यों ना हो, वो हमेशा वहां जाने के लिए जो है रेडी रहते थे। So there was constant movement of people across a large geographical area. अब इसी कारण से लोग एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह जो है क्या होने लगे, स्विच जो है होने लगे, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां पे जाके वर्क करेंगे। The white exposure made the middle class look everything happening around them with a more critical eye. The people were not afraid of criticism their religious leader or their rulers. Education played a big role in the shaping them. ये जो मिडिल क्लास जो इमर्ज हुआ था ना, ये मिडिल क्लास के इमर्ज होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था, एजुकेशन था, ठीक है। और एजुकेट जब किसी आदमी को एजुकेट कर दिया जाता है या वो एजुकेट हो जाता है तो किसी भी चीजों को वो आसानी से जो है मानता नहीं है, उसके पीछे वो लॉजिक ढूंढना चालू करता है। तो उसी तरीके से ये भी होने लगा कि मिडिल क्लास लोग पढ़े लिखे लोग थे, तो पहले से जो यूरोप में जो अंधविश्वास चले आ रहा था कि जो ईसाई धर्म का जो पॉप है या जो फादर उसने जो चीज बोल दिया वो सही है बाकी सब गलत है, इस तरीके की चीजें अब वहां पर जो है क्रिटिसिज्म होने लगी। जैसे पहले क्या बोला जाता था कि जब क्रिश्चियनिटी यूरोप में बहुत ज्यादा थी तो उस समय बोला जाता था कि जो हमारा अर्थ है वो फ्लैट है, लेकिन अभी देखो क्या हमारा अर्थ फ्लैट है, नहीं, हमारा अर्थ जो है गोल है, राउंड शेप में है, ओवल शेप में है। लेकिन पहले क्रिश्चियन लोग क्या बोलते थे, वहां के फादर लोग, कि अर्थ जो है वो क्या है, हमारा जो है फ्लैट है करके। लेकिन ये अब ये बात बोल दिया क्रिश्चियन फादर ने तो सब लोग इसको बिना सोचे समझे जो है क्या कर लेते थे, फॉलो कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे ये मिडिल क्लास इमर्ज हुआ, यहाँ पर अब लोगों ने सोचना चालू किया कि क्या वाकई में हमारा जो अर्थ है वो फ्लैट है क्या।
ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी जिसके बारे में लोगों ने क्या किया, सोचना स्टार्ट किया कि जो फादर जो बोल रहे हैं या क्रिश्चियन लोग जो बोल रहे हैं क्या एक्चुअल में वो सही बात है या नहीं है। In Europe, education means studying Greek and Latin classics, while in India means studying Persian and Sanskrit classics. जब हम लोग यूरोप में एजुकेशन की बात करते हैं तो यूरोप में एजुकेशन की बात करते हैं तो वहां पर एजुकेशन का जो लैंग्वेज होता था वो ग्रीक होता था और लैटिन होता था। जबकि इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में क्या होता था, पर्शियन होता था और संस्कृत होता था। पर देयर वर आल्सो वाइड एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। स्टार्टिंग में तो यूरोप में ग्रीक और लैटिन चलता था और इंडिया में पर्शियन और संस्कृत चलता था। लेकिन जैसे जैसे लोगों में नॉलेज बढ़ता गया, यहाँ पर अब लैंग्वेज का बैरियर जो है वो कम होते गया और एक लैंग्वेज की जो किताबें हैं वो दूसरे लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट होने लगी। The Greek text of Aristotle and the Plato and Indian classics such as Panchtantra and mathematical treatises were translated into different languages and widely read. जैसे जो यूरोप में जो है एरिस्टोटल थे और प्लेटो थे, उनके जो थॉट्स होते थे ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में लिखे होते थे, तो वो अब ट्रांसलेट होने लगे इंडियन लैंग्वेजेस में। इंडिया के जो बुक्स होते थे जैसे पंचतंत्र होता था, मैथमेटिकल जो है ट्रेटिसेस होती थी, जो भी मैथमेटिक्स के फील्ड में डेवलपमेंट होता था अब वो यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होने लगी और लोग एक दूसरे के बुक्स को और थॉट्स को जो है क्या करने लगे, पढ़ने लगे। During the regime of the Mughal in India, many Sanskrit classics such as Ramayana, Mahabharata, Upanishad were translated into Arabic and Persian. मुगल डायनेस्टी के पीरियड में रामायण हो गया, महाभारत हो गया, उपनिषद हो गए, इनको जो है अरब और पर्शियन लैंग्वेज में क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया और बहुत सारे लोगों ने जो है उसको रीड भी किया। Though there were many similarities between the middle class in Europe and India, some important difference need to be noted. देखो, एक तो बहुत सारी सिमिलरिटीज थी कहाँ पे, यूरोप की मिडिल क्लास के और इंडिया के मिडिल क्लास में, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी थे। जैसे डिफरेंसेस क्या थे? This class in India was limited to a few specific caste group, for example, कायस्थ, क्षत्रिय and ब्राह्मण। जब हम लोग मिडिल क्लास की बात करते हैं इंडिया के सेंस में, तो इंडिया के सेंस में जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर कुछ ही पर्टिकुलर ग्रुप्स की बात करते हैं, जैसे कायस्थ हो गया, क्षत्रिय हो गया, ब्राह्मण हो गया, सिर्फ इतने ही लोगों की बात करते हैं। लेकिन जब हम लोग यूरोप में बात करते हैं ना, तो यूरोप में ऐसा कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। वहां पे मिडिल क्लास के जो लोग होते थे हर कास्ट के होते थे, ऐसा नहीं होता था कि वहां पे जो है फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास के लोग ही मिडिल क्लास में आएंगे बाकी सब नहीं आएंगे, ऐसा नहीं था। जबकि इंडिया में क्या था कि इंडिया में कुछ ही सिलेक्टेड ग्रुप जो थे उन्हीं को क्या था, पढ़ने लिखने का, मिडिल क्लास बनने का जो है राइट था। पहला डिफरेंस तो ये है। सेकेंड डिफरेंस क्या है? द सेकेंड सिग्निफिकेंट डिफरेंस वाज दैट मिडिल क्लास इन इंडिया शोड नो स्पेशल इंटरेस्ट इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था कि इंडिया के जो मिडिल क्लास के जो लोग होते थे उनको साइंस और मैथमेटिक्स में जो है कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। सिंपली वो लिखते थे, पढ़ते थे, बस इसी चीजों में उनका फोकस होता था। जबकि यूरोप में ऐसा नहीं था। इसीलिए यूरोपियन लोग जो है साइंस के फील्ड में क्या हो गए, बहुत ज्यादा आगे हो गए। बहुत सारे आप साइंस में पढ़ते हो गए, आपके साइंस में न्यूटन, कैपलर, बहुत सारे लोग जो थे वो यूरोप के ही थे। क्यों थे? क्योंकि वहां के लोग इन सब चीजों के बारे में क्या करते थे, सोचते थे। जबकि इंडिया के लोग साइंस और मैथमेटिक्स के लिए जो है नहीं सोचते थे, इसीलिए हम लोग साइंस के फील्ड में काफी ज्यादा पीछे हो गए थे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे द रेनेशा। रेनेशा का मतलब होता है फिर से जगाना। जैसे पहले हम लोग पहले हमारे यहाँ क्या था, फिलहाल तो हमें पढ़ना है यूरोप के रेनेशा के बारे में। यूरोप के रेनेशा के बारे में पढ़ना है तो यूरोप में क्या दिक्कत था। तो देखो, जैसे हिस्ट्री जो होता है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, एंशिएंट होता है, मिडिवल होता है और मॉडर्न होता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में यूरोप में जो है क्या था, रोमन एम्पायर था। ठीक है, तो रोमन एम्पायर क्या था, वो इतना ज्यादा अच्छा था कि लोगों के प्रोस्पेरस के बारे में बात करता था। जैसे किसी आदमी को पैसा चाहिए पढ़ने के लिए तो रोमन एम्पायर क्या करता था, उसको पैसा देता था। अगर किसी को बिजनेस करना है, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, रोमन एम्पायर बड़े इजीली उनको पैसा प्रोवाइड करता था। मतलब लोगों को सोचने की फ्रीडम थी, जो जो बिजनेस करना चाहता है वो कर सकता था रोमन एम्पायर के बीच में। लेकिन जैसे ही क्रिश्चियनिटी यूरोप में इंट्रोड्यूस हुई, अब क्रिश्चियनिटी के इंट्रोड्यूस होने के कारण रोमन जो है क्या होने लगे, वीक होने लगे। अब क्रिश्चियन लोग क्या बोलने लगे कि जो हम बोलेंगे वही सही है, बाकी सब गलत है, आपको खुद से सोचने का कोई राइट्स नहीं है। ठीक है,
ये मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री में जो हुआ उसकी बात कर रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ। तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो एक हिस्ट्री का स्टूडेंट बन के पढ़ना, क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम ऐसा सोच के नहीं पढ़ना, ठीक है। ऐसा पढ़ोगे तो फिर आपका माइंड जो है डेवलप नहीं होगा। आपको हिस्ट्री में जो जो चीजें हुई हैं उसको एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट की तरह ही पढ़ना है। तो यूरोप में जब क्रिश्चियनिटी डेवलप हुई तो वहां के लोगों ने अब जो है सोचना बंद कर दिया। तो लोगों को लगा यार कि कोई आदमी है ये क्रिश्चियनिटी में फादर जिसको बोलते हैं, वो जो बोल देता है सब उसको मान लेते हैं, लेकिन ये तो गलत है, क्योंकि हो सकता है कि जो आदमी बोल रहा है वो गलत भी तो हो सकता है। तो इसीलिए वहां पर बहुत बड़े बड़े जो है थिंकर्स हुए, जिन्होंने अब क्रिश्चियनिटी को क्या करना, इग्नोर करना जो है स्टार्ट किया, और लोगों को बोला कि जो भी फादर है, जो भी चर्च में शिक्षा दी जाती है, वो जरूरी नहीं है कि सही हो, तो आप उसको एक्सेप्ट करने से पहले उसके बारे में सोचो। इसी को बोलते हैं रेनेसा। पहले लोग अच्छे खासे जागे हुए थे, जो करना चाहते थे फ्री थे, लेकिन बीच में क्रिश्चियन लोगों के आने के कारण वो थिंकिंग गायब हो गई। लेकिन फिर से अब नए मिडिल क्लास के इमर्ज होने के कारण, नए लोगों के इंट्रोड्यूस होने के कारण फिर से वो पुराना समय वापस आ गया। इसीलिए इसको बोलते हैं रेनेसा। रेनेसा मतलब फिर से जगाना। तो ये क्या था, ये हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तब तक वीडियो को शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।